हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 21 करने जा रहे हैं। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 2161। मीडियम मार्क्ड है बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। इसका रीज़न ये है कि हमने सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन बना रखे हैं और उसका मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में 2-3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं जिस पर वीडियो भी मैंने बनाया है। एकदम सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है और आज हम ये भी समझेंगे कि कैसे उस पैटर्न को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं और कैसे हम पता करते हैं कि बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है मिनिमाइज द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ पेयर्स। ओके, क्वेश्चन पर इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेटा और क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में बता रखा है कि जीरो इंडेक्स का एक नम्स अरे आपको दिया होगा। यहाँ पर एग्जांपल में देखो नम्स नाम का एक अरे है और एक पी नाम का वेरिएबल दे रखा है। क्वेश्चन में बोलता है कि आपको पी पेयर्स चुनने हैं, पी पेयर्स ऑफ इंडिसेस ऑफ नम्स। पी यहाँ पर 2 है तो मैं 2 पेयर चुनूंगा, कोई भी 2 पेयर उठा लो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 और 10 और 1 उठाया या 2 और 7 उठाया, 2 पेयर उठा लिया। और भी बहुत सारे तरीके थे, आप 10 या 2 को उठाते, 1 या 7 को उठाते एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे तरीके होंगे। तो बोल रहा है कि पी पेयर्स ऑफ इंडिस, पी पेयर्स आपने उठा लिए सच दैट द मैक्सिमम डिफरेंस अमॉन्ग्स ऑल द पेयर्स इज मिनिमाइज्ड। सबसे टफ स्टेटमेंट यही है, बट इसको देखो ब्रेक करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं आपको, और भी मैं चुन के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं 1,1 चुना और 2,3 चुना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे 2 पेयर्स हो सकते हैं, लेकिन हर बार आपको 2 ही पेयर चुनना है। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया 2 पेयर, क्योंकि पी की वैल्यू 2 है तो 2 ही पेयर चुनना है। और भी 2 पेयर आप बहुत सारे तरीके से चुन सकते हो, तो एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिर ये क्या बोलता है कि ये मान लेते अगर आपने ये चुना होता तो इसमें इस पेयर का डिफरेंस निकालो, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो। 10 - 1 9 आएगा। इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा? 7 - 2 5 आएगा। दोनों के डिफरेंस में मैक्सिमम कौन है? 9 है, तो मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज़ करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालो। 10 - 2 8, 1 - 7 6 होगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। मैक्सिमम कौन है? 8 और 6 में 8 है। यहाँ पर देखो, इसका भी डिफरेंस निकालो। 1 - 1 0, 2 - 3 1 होगा। दोनों में मैक्सिमम कौन है? 0 और 1 में 1 है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। तो देखो हमने क्या किया, ये पॉसिबिलिटी में मैक्सिमम डिफरेंस निकाला, इस पॉसिबिलिटी में मैक्सिमम डिफरेंस निकाला। जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके 2 पेयर उठाने के, उनका मैक्सिमम डिफरेंस निकाला और उसमें से जो मिनिमम है, उसमें मिनिमम कौन है देखो तो 1 है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, वो यहीं पर बोल रहा है, यही बोल रहा है कि मैक्सिमम डिफरेंस अमॉन्ग्स ऑल ऑफ द पेयर्स, ये रहा मैक्सिमम डिफरेंस, ये था, इसका ये था, इसका ये था, इज मिनिमाइज्ड, है ना। उसमें से जितने पॉसिबिलिटीज़ थे उसमें से मिनिमम चुना मैंने। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सबसे टफ स्टेटमेंट यही था, बट एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं मिनी मैक्स, मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है और मैंने सिमिलर क्वेश्चन जो आपको दिए हैं लिंक में, वहाँ पर भी कुछ इस तरह के ही स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ इंश्योर करना कि कोई भी 2 इंडेक्स डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं मैंने 10 और 1 को यूज़ किया, ठीक है, तो फिर मैं 1 को दोबारा कहीं और नहीं यूज़ कर सकता। 1 और 2 या 1 और 7 ऐसे नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि 1 यूज़ हो गया 10 के साथ। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता कोई भी। और आपको जो डिफरेंस निकालना है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो आपको वही करना है, जो मिनिमम निकल रहा है ना इन सारे मैक्सिमम डिफरेंस में से, ये है रिटर्न द मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंस अमंग ऑल पी पेयर्स। जितने भी पॉसिबल पी पेयर्स हैं उसका मैक्सिमम निकाला और उसमें से जो मिनिमम है वो आपका आंसर है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम डिफरेंसेस अमंग ऑल पेयर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखो आज के क्वेश्चन में हमारा 3 टारगेट होगा, 3 चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहला कि ब्रूट फोर्स कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को लेकर। दूसरा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बाइनरी सर्च को बिलोंग करते हैं। तीसरा कि इसी सिमिलर पैटर्न पे मैंने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दिख गया होगा, तो वो पकड़ने का तरीका है ना, आइडेंटिफाई करने का तरीका समझाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स में आते हैं। देखो ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आप एक रिकर्शन लिखो सिंपल सा। ठीक है, बताइए क्या करेगा, फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर्स। ठीक है, सारे पॉसिबल पेयर्स निकाल लो, पी पेयर्स। ठीक है, सारे पॉसिबल पी पेयर्स निकाल लो। सारे पॉसिबल पी पेयर आपको मिल जाएंगे रिकर्शन में लेके। जैसे मान लेते हैं
1 2 7 6 5 है। तो मान लेते पहला पेयर के लिए आपने 1 को लिया और 1 को नहीं भी लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया। फिर एक पेयर के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, तो दूसरा यहाँ पर 2 के लिए 2 को ले सकते हैं, 2 को नहीं भी ले सकते हैं, है ना। तो 2 को लेंगे तो देखो यहाँ पर 1 लिया था, यहाँ 2 लिया था, तो ये 1, 2 बन गया। और यहाँ पर 2 को अगर नहीं लिया तो अभी तो 1 ही है मेरे पास। फिर 7 को ले सकते हैं तो नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1, 7 बनेगा, एंड सो ऑन। तो रिकर्शन लिख सकते हो ईजिली और सारे पॉसिबल पी पेयर्स निकाल सकते हो, ठीक है। सारे पॉसिबल पी पेयर निकाल के आप उसका फिर जैसे आपको पेयर मिल गया, आप सबका मैक्सिमम डिफरेंस निकाल के उनमें से सारे मिनिमम निकाल सकते हो। याद करो मैंने बताया था ना, जितने पॉसिबल पेयर हैं उसमें एक पेयर पॉसिबल ये था, एक ये था, P1 P2 P1 P2 एंड सो ऑन। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें से सारे के मैक्सिमम डिफरेंस निकाल लिया, है ना। मान लेते हैं ये M1 है, ये M2, और इन सब में मिनिमम निकाल लिया, वो आप कर लोगे तो। लेकिन वो प्योर ब्रूट फोर्स होगा। इवन इफ़ यू मेमोइज इट, वो नहीं काम करेगा। बहुत कंस्ट्रेंट भी हमारा हाई है, मेमोइज भी करोगे तो वो पास नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। बट प्रैक्टिस के लिए सही है, और आप इंटरव्यू में डिस्कस भी कर सकते हो कि आई कैन ट्राई दिस रिकर्शन ऑल्सो, ठीक है। बट डेफिनेटली वो आपको ऑप्टिमल की तरफ मूव करने को कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेकार सोल्यूशन है ना, सारे पेयर्स निकालना, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स में तो आप यही कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा स्कोर ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अब देखो स्लाइड इंप्रूवमेंट करेंगे और धीरे धीरे हमारा इंट्यूशन भी बिल्ड होता जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। तो याद करो आपको अल्टीमेटली क्या करना होता था, जब भी आपको कोई पेयर मिलता था, मान लेते A, B है, तो इसका डिफरेंस निकालते थे A-B। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई सबसे छोटा डिफरेंस मिले मुझे, है ना, मिनिमम डिफरेंस मिले, ताकि मुझे लास्ट में जो रिजल्ट हो वो सबसे, जैसे मतलब ये मैंने 2 पेयर चुना P1 और P2 का, ठीक है। इसका मैक्सिमम दोनों का जो डिफरेंस है, इसका मान लेते हैं D1 है, इसका D2 है, तो इसका मैक्सिमम मान लेते हैं D1 है, इसी तरह D2 आएगा। तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा, आपको याद करो लास्ट में मिनिमम ही तो निकालना है इनमें से, ठीक है। तो आप तो यही चाहोगे ना कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो एकदम छोटे हों, जितने छोटे हों मेरे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि मुझे लास्ट में मिनिमम ही निकालना है, ठीक है। तो आप खुद यहाँ से सोचो ना। आप अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पेयर चुन के दिखाओ जिसका डिफरेंस बहुत छोटा होने वाला है, तो आप क्या 10 को और 1 को चुनोगे? बिल्कुल नहीं चुनोगे, क्योंकि देखो दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है, 9 है। तो आप क्या करोगे, आप या ये सोचोगे कि 10 से सबसे करीब कौन सा नंबर है, ना 1 है, ना 2 है, ना 7 है, सबसे करीब 7 दिख रहा है मुझे। देखो इसका डिफरेंस क्या है, 3 है ना। तो सबसे करीब वाले से डिफरेंस करेंगे, उनसे पेयरिंग करेंगे तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा। तो खुद सोचो अगर इसको सॉर्ट कर दिया जाए 1 1 2 3 7 10, तो देखो इनका पेयरिंग करेंगे तो बेस्ट आंसर मिलेगा। देखो इनका पेयरिंग किया तो देखो 0 मिल रहा है, या फिर इनका पेयरिंग करो, देखो 1 मिल रहा है ना, छोटे छोटे नंबर मिल रहे हैं। अब आप इसका और इसका पेयरिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे, देखो इतना बड़ा नंबर है, इतना छोटा नंबर, तो डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा एडजेसेंट वाले को ही पेयर करूँगा, है ना। मान लेते हैं 3 की बात करें, तो 3 का पेयरिंग या तो 2 से कर लो, देखो 1 आएगा। 3 का पेयरिंग या तो 7 से कर लो, देखो आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब आप 3 का पेयरिंग 7 के बाद वाले से किसी से भी करोगे तो और भी बड़ा डिफरेंस मिलेगा। देखो 3 और 10 है, तो 10 - 3 7 आएगा, जो कि बहुत बड़ा है। या फिर 3 का पेयरिंग इससे 1 से करोगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा ना, 1,3 है, डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो बेस्ट कैंडिडेट कौन है 3 के लिए, इसके जस्ट बगल वाला, यानी कि या तो ये या तो ये, ठीक है। तो बेस्ट हमारा सबसे पहला स्टेप हमें क्या दिख गया कि हम तो इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम सबसे पहला स्टेप हमें क्लियर पता चल गया कि हम ना इसको सॉर्ट कर देंगे, तो पहला स्टेप हमारा क्लियर है। तो अब हमने सॉर्ट तो कर दिया है और आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल हो चुका है अब हमारा काम। देखो देखते हैं हमें कितने पेयर उठाने हैं। मैं क्या करूँगा, ब्लाइंडली शुरू के 2 पेयर उठा लूँगा। ये रहा, ये 2 पेयर है ना, ये पेयर उठा लिया 1,1, और ये पेयर उठा लिया बस, है ना 2,3। 2 पेयर उठा लिए, 2 पेयर उठाने को बोला था। दोनों का डिफरेंस निकालो, D1 इसका डिफरेंस है 0, इसका डिफरेंस है 1 है। और याद करो डिफरेंस में से जो मैक्सिमम होता था वो चुनने बोलता था, ठीक है। तो मैक्सिमम कौन है, 1 है, ठीक है। हमारा आंसर भी 1 है, ये तो करेक्ट निकल गया। बट ये हमेशा काम नहीं करेगा, देखो क्यों। अगर मान लेते हमारा एग्जाम्पल ऐसा होता 1 1 2 4 9 10 होता, तो फिर आप अगर वही करते ग्रिडीली
कि आप स्टार्टिंग के पी मान लेते हैं, अभी भी 2 है, स्टार्टिंग के 2 पेयर को उठा लिया इन दोनों को, ठीक है, 1,1 और 2,4, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 2, मैक्सिमम क्या है 2 है। आपको लगता है यही आंसर है, जबकि इसका आंसर 2 नहीं होगा। देखो एक और पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं आपने 1,1 चुना होता और 9,10 चुना होता इस बार, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 1, दोनों में मैक्सिमम कौन है 1 है, तो 2 से बेटर 1 है ना। देखो ये डिफरेंस एक निकला मैक्सिमम डिफरेंस, और ये एक मैक्सिमम डिफरेंस निकला, दोनों में से मिनिमम कौन है ये है, तो मेरा आंसर 1 होगा। तो मैं ब्लाइंडली स्टार्टिंग के 2 पेयर को उठा के आंसर नहीं बता सकता, है ना। देख रहे हो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई, है ना, ये तो गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पर मैंने ब्लाइंडली स्टार्टिंग के 2 पेयर ले लिए और मैक्सिमम डिफरेंस जो निकाला, डिफरेंस निकाल के उनका जो मैक्सिमम निकाला मैंने, मेरा वही आंसर आ गया था। बट हर बार वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी आपको बतानी, क्योंकि यहाँ पर प्योर ग्रीडी काम नहीं करेगा, ठीक है। सॉर्टिंग मान लेते हैं हमने कर दिया, सॉर्टिंग करना भी चाहिए था, बट सॉर्टिंग करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग के पी पेयर्स उठा के वहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको। तो अब एक चीज़ ध्यान से समझो, याद करो P = 2 है ना, मतलब 2 पेयर चुनने के तरीके कितने पॉसिबिलिटीज थे। मैंने मान लेते हैं P1 और P2 चुना, दोनों का डिफरेंस निकाला D1 और D2, ठीक है, और दोनों में से जो भी मैक्स था मैंने उसको चुन लिया, है ना, मैक्स ऑफ D1, D2। सिमिलरली और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकते थे, हो सकता है P3 और एक P4 पेयर मिला मुझे, जिसका D3 है डिफरेंस और D4 है डिफरेंस, इनमें से भी मैक्स निकालते थे D3, D4। अब ये सारे में से मिनिमम निकाल लेते थे ना। मान लेते यहाँ का मैक्सिमम D1 है, यहाँ का मैक्सिमम D3 है ना। इन मैक्सिमम डिफरेंस में से जो मिनिमम होता था, जैसे मान लेते अगर मिनिमम D1 है तो वही मेरा आंसर होता था, ठीक है। तो याद करो अभी जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है ऊपर, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर 1 था, मतलब मिनिमम डिफरेंस जो था मिला हमें 1 था, है ना। इसका आंसर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर 1 था। तो पता है इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितने भी पॉसिबल पेयर्स चुने होंगे, मान लेते हैं मैंने P1 और P2 चुना होगा, ये तो पहला पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपने P3 या P4 चुना हो, और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस मान लेते हैं D1 है, इसका डिफरेंस D2 है, और हम यहाँ पर मैक्स ऑफ D1, D2 निकालते थे, और यहाँ पर मैक्स ऑफ D3, D4 मान लेते हैं। इसका डिफरेंस D3, इसका D4 है, और उसमें से जो मिनिमम होता था ना, यहाँ पर जो मिनिमम होता था वो मेरा आंसर होता था। तो पक्का या तो ये 1 रहा होगा या तो ये 1 रहा होगा, तभी तो दोनों का मिनिमम 1 आया। तो एक काम करते हैं, मान के चलते हैं ये 1 था और ये 7 था, तो दोनों में से मिनिमम क्या मिला 1, तो यही मेरा 1 आंसर था। अब यहाँ पर ध्यान दो, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि यहाँ पर 1 कैसे आया होगा, ठीक है। D1 और D2 जो पेयर है, मेरा पेयर का डिफरेंस है, पक्का ये जो डिफरेंस हुआ होगा लेस देन इक्वल टू 1 रहा होगा, क्योंकि आंसर यहाँ पर देख रहे हो 1 है। ये डिफरेंस 1 क्यों है, मैक्स ऑफ D1, D2 अगर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तो या तो दोनों 1 रहा होगा, तभी तो मैक्स ऑफ D1, D2 1 आया होगा, या तो हो सकता है कोई एक 1 होगा दूसरा 0 होगा, तब भी देखो मैक्स ऑफ 1, 0 1 आएगा, ठीक है। दोनों 0 नहीं हो सकता, वरना ये 1 नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का D1 या D2 दोनों में से कोई भी लेस देन इक्वल टू 1 रहा होगा पक्का से, और एक 1 रहा होगा, तभी तो मैक्सिमम 1 आ गया यहाँ पर। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे देखो 2 ऐसे पेयर मिले हैं जिनका डिफरेंस लेस देन या इक्वल टू 1 है, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू 1 है। देखो तभी तो यहाँ पर मेरा मैक्सिमम 1 आया था और ये मेरा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। अगर मैं अब आपको बोलूँ कि नहीं आंसर अगर 0 होता, यहाँ पर आंसर 1 है ना, अगर मैं बोलता आंसर 0 होता, इसका मतलब क्या है कि आपको 2 पेयर ऐसे ज़रूर मिले होंगे, 2 पेयर ऐसे ज़रूर मिले होंगे जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 0 हुआ होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं आंसर 1 नहीं, आंसर 0। तो देख लेते हैं ऐसे 2 पेयर है क्या जिनका डिफरेंस 0 या 0 से कम है, देख लेते हैं। एक पेयर तो ये मिल गया, इसका डिफरेंस 0 मिल गया, विच इज़ गुड मुझे, लेकिन एक और पेयर चाहिए। ये क्या, इसका डिफरेंस 1 है, इसको नहीं ले सकते, इसका डिफरेंस 3 है, इसको भी नहीं ले सकते। देखो हमें सिर्फ एक ही पेयर मिला जिसका डिफरेंस 0 है, यानी कि मेरा आंसर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो 0 नहीं है तो ठीक है, 1 देखते हैं 1 है क्या मेरा आंसर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आंसर अगर मेरा 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसे 2 पेयर मिलने चाहिए जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो एक पेयर मिल गया जिसका डिफरेंस देखो 0 है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1,
एक और पेयर मिलना चाहिए ना, टोटल 2 पेयर होने चाहिए ऐसे। ये देखो इसका डिफरेंस है 1, यानी कि 2 पेयर मुझे ऐसे मिल गए जिसका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1 है, और उसी पेयर को हमने पक्का यहाँ पर लिया होगा ना। देखो एक का डिफरेंस 0 आया होगा, एक का डिफरेंस 1 आया होगा, तभी तो इस दोनों का मैक्स यहाँ पर 1 आया था। याद करो, वही फिर मेरा 1 आंसर आया था। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको सबसे छोटा डिफरेंस चाहिए ना, सबसे छोटा डिफरेंस चाहिए, तो अब आगे 2 की तरफ जाओगे ही क्यों, यही आपका आंसर होगा। आपको सबसे मिनिमम डिफरेंस चाहिए। तो पता है इससे मैं आपको क्या हिंट देना चाह रहा हूँ कि हमें ये तो पता नहीं कि हमारा मिनिमम डिफरेंस क्या होगा, तो मैंने सबसे पहले 0 को मारा मेरा मिनिमम डिफरेंस। मैंने मान लिया कि ये मेरा आंसर होगा, फिर मैंने देखा कि क्या मुझे पी पेयर्स मिल सकते हैं जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 0 है। तो मुझे नहीं मिल पाया था ना, बस इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 1 मिल गया। हमें 2 पेयर ऐसे चाहिए थे, तो 0 मैंने रिजेक्ट मार दिया। फिर मैंने 0 को बढ़ाया और देखा 1, अगर मेरा मिनिमम डिफरेंस 1 हो सकता है क्या आंसर, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 2 पेयर ऐसे मिलने चाहिए जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मुझे 2 पेयर मिल गए यहाँ पर, है ना, 2 पेयर मिल गए जिसका मिनिमम डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। और वो कौन से पेयर थे, 1 1 और 2,3। इसका डिफरेंस D1 देखो क्या है, 0 है, इसका डिफरेंस D2 देखो 1 है। दोनों का मैक्सिमम निकालो, 1 आ गया, यही मेरा आंसर था। ठीक है, अब ऑब्वियस है मैं मिनिमम डिफरेंस आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं, 2 की तरफ मैं क्यों जाऊँगा, जब इतना छोटा में 1 ही में मुझे 2 पेयर मिल चुके हैं। याद करो मुझे 2 ही पेयर चाहिए थे। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरा आंसर है ना मिनिमम डिफरेंस, उस पर मैं हिट एंड ट्रायल मार रहा हूँ। 0 पर मारा नहीं हुआ, 1 पर मारा, यही मेरा आंसर है। ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो आप क्या ऐसे लीनियरली ट्राई करते रहोगे क्या, पहले 0 है इससे आंसर नहीं आया तो काट दिया, 1 है इससे आंसर नहीं आया तो काट दिया, 2 है इससे आंसर नहीं तो काट दिया, ऐसे जाते रहोगे। वर्स्ट केस में क्या होगा, अभी आप देखो कंस्ट्रेंट में दे रखा 10⁻9 तक शायद लिमिट है, तो क्या 10⁻9 तक आप डिफरेंस ढूंढते रहोगे, बहुत बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे क्वेश्चन में आप हिट एंड ट्रायल किस पे मार रहे हो, जो आपका आंसर होना चाहिए उस पर आप हिट एंड ट्रायल मार रहे हो। तो याद करो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया भी था कि बाइनरी सर्च हम लगा सकते हैं ऐसे केस में, बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर, जो आपका एक्सपेक्टेड आंसर है ना उस पर आप बाइनरी सर्च मारते हो। ठीक है, और पता है ऐसे क्वेश्चन जनरली मैं कैसे पकड़ता हूँ, जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना वहाँ पर देखना मिनिमम मैक्सिमम करके लिखा होगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो 3 क्वेश्चन दिए सिमिलर, उसमें भी देखो सिमिलर इस टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, मिनिमाइज द मैक्सिमम या तो फिर मैक्सिमाइज द मिनिमम। इस तरह के क्वेश्चन में बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर लगाते हैं हम लोग। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन है। आई थिंक कोको एटिंग बनाना यार भी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये एक अलग पैटर्न है बाइनरी सर्च का, जिसमें हम ना आंसर में ही बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो मिनिमम डिफरेंस तो हमारा 0 होगा, याद करो मैंने आपको बताया था 0 से ही स्टार्ट किया था, 0 काम नहीं किया था तभी हम 1 पर गए थे। ठीक है, तो ये मेरा L होगा। ठीक है, L मेरा 0 होगा, बाइनरी सर्च लगा रहे हैं ना तो L 0 होगा। ठीक है, और R देखते हैं क्या होगा, R बहुत बड़ी वैल्यू ले लो, 10⁻9 ले लो, बट 10⁻9 भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एनी गिवन एग्जाम्पल सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या मिल सकता है वो देख लो यहाँ से। सबसे बड़ा डिफरेंस किससे मिल सकता है, सबसे छोटा वाले को सबसे बड़े वाले को माइनस कर दो, 10 - 1 9, इससे बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा ही नहीं। किसी को भी चूज़ करके देख लो, किसी को भी चूज़ कर लो, 1 और 7 को चूज़ कर लो, 6 आएगा। इससे बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये सबसे मिनिमम है और सबसे मैक्सिमम है। तो जो मेरा राइट बाउंड होगा 10⁻9 ना लेके मैं सिर्फ नम्स ऑफ लास्ट वाला एलिमेंट यानी कि n - 1 माइनस सब पहला एलिमेंट नम्स ऑफ 0, इससे बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा ही नहीं। यानी कि जो हम पहले हिट एंड ट्रायल मार रहे थे ना 0 पे, 1 पे, 2 पे एंड सो ऑन, तो आप 0 से स्टार्ट तो कर रहे हो बट आपको जाना बस यही तक पड़ेगा। ठीक है, फिर आप सिंपल सा बाइनरी सर्च लगाओ, मिड इज इक्वल टू L + R - L/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो भी मिड आपका आता है, अब याद करो मैंने क्या बोलता था कि ये मेरा हिट एंड ट्रायल है ना, मिड पर हिट एंड ट्रायल मारूंगा, तो मैं क्या चेक करूंगा कि क्या नम्स अरे में मुझे ऐसे पी पेयर्स मिल पा रहे हैं क्या जिनमें सारे पेयर के एलिमेंट्स का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू मिड है कि नहीं। याद करो वही कर रहे थे ना, यहाँ हिट एंड ट्रायल में क्या कर रहे थे, 0 मान के चले थे जब आंसर को, तो मैं देख लेता था कि क्या मुझे ऐसे पी पेयर्स मिल पा रहे हैं जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर पी पेयर्स नहीं मिल पाए तो 1 से ट्राई किया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कर रहे हैं, बस बाइनरी सर्च लगा के कर रहे हैं, है ना। मिड इस बार माना और ऐसे पी पेयर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू मिड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ड्राई रन करके समझते हैं। L इज इक्वल टू 0 था स्टार्टिंग में, और R मेरा क्या है 10 - 1, है ना, 10 - 1। सबसे बड़ा डिफरेंस यही हो सकता है
इससे बड़ा डिफरेंस हम जाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, तो मैंने मिड निकाला। मिड देखो क्या होगा, 0 + 9 - 0/2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो पेयर का डिफरेंस है वो 4, तो मुझे ऐसे पी पेयर्स ढूंढने हैं, पी बोले तो दो ऐसे 2 पेयर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस <<4 होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ नम्स के पास, देखता हूँ ऐसे मुझे 2 पेयर मिल पाते हैं कि नहीं जिसका डिफरेंस <<4 है। ये तो 1 - 1 क्या है, ये 0 है ना। ठीक है, विच इज़ <4, तो मतलब ये पेयर हम ले सकते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पर मेरा आई है, तो सिंस इन दोनों की पेयरिंग हो गई तो आई को मैं फिर यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, तो मुझे एक पेयर मिल गया, तो काउंट 1 है, और हमें कितने पेयर ढूंढने हैं, ऐसे 2 पेयर ढूंढने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई है, तो आई का i+1 से डिफरेंस निकालते हैं। 3 - 2 1, विच इज << आवर मिड क्या है 4 है, तो एक और पेयर मिल गया, बहुत बढ़िया, 2, 3 एक और पेयर मिल गया। अब आई यहाँ पर आएगा, 10 - 7 3 हो गया, विच इज <4, यानी कि हमें 3 ऐसे पेयर मिल गए जिनका डिफरेंस <4 है। ठीक है, तो हो सकता है 4 मेरा आंसर हो, ये मेरा मिनिमम डिफरेंस हो, तो मैं ना रिजल्ट में 4 लिख देता हूँ, लेकिन मुझे और छोटा डिफरेंस चाहिए, राइट, मुझे और छोटा डिफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, याद करो L मेरा 0 था, R मेरा 9 था ना, तो मिड को मैं R को मैं मिड -1 कर दूंगा, मुझे और छोटा आंसर चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पर ये चेक कर लूँगा कि हमें जितने काउंट ऑफ पेयर्स मिले हैं, हमें कितने काउंट ऑफ पेयर्स मिल गए थे जिसका डिफरेंस << मिड था, 3 मिल गए थे ना। तो मैं काउंट चेक कर लूँगा, काउंट अगर वो <> P, मुझे याद है P चाहिए थे बट मुझे उससे ज़्यादा मिल गया या तो उसके बराबर मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मिड मेरा आंसर हो सकता है, तो मैंने रिजल्ट में स्टोर तो कर लिया इसको। ठीक है, इस मिड को, बट मुझे और छोटा आंसर चाहिए, तो मैं अपना रेंज और छोटा करने की कोशिश करता हूँ, R को मिड -1 में भेज देता हूँ। ठीक है, और एल्स के केस में क्या होगा, ठीक है, एल्स के केस में अभी देख लेंगे। तो R को मैंने क्या किया, मिड -1 कर दिया, तो R को अब मैंने 3 कर दिया है। अब फिर से मिड निकालते हैं, 3/2 यानी कि 1 आएगा मिड इस बार। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूँगा, फिर से जाऊँगा नम्स के पास और देखूँगा कि क्या मुझे ऐसे पी पेयर मिल पा रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 या उससे कम है। देखते हैं, इसका डिफरेंस 0 है, गुड, विच इज़ << मिड, तो एक मिल गया मुझे। मैं काउंट बढ़ाते चलता हूँ, काउंट 1, अब आई यहाँ पर आया, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, एक में विच इज़ << मिड, ओके, विच इज़ फाइन, हमें एक और मिल गया, दो पेयर मिल गए ऐसे। फिर आई जब यहाँ पर आया तो 10 - 3 है, विच इज़ नॉट <<1, है ना। तो हमें 2 पेयर ही मिल पाए, सिर्फ 2 ही पेयर मिल पाए, और देखा है तो विच इज़ फाइन क्योंकि हमें 2 ही पेयर चाहिए थे। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू देखो <> P है ना। तो फिर इस बार क्या करूँगा, रिजल्ट को मैं मिड के बराबर कर दूंगा कि देखो और बढ़िया आंसर मिल गया, रिजल्ट देखो 1 हो गया मेरा, और छोटा आंसर मिल गया कि मिनिमम डिफरेंस ये 1 हो सकता है, और ऐसे हमें 2 पेयर मिल भी गए, तो रिजल्ट को मैंने 1 कर दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे और छोटा आंसर चाहिए। ठीक है, तो R को मैं और छोटा करूँगा, मिड -1 के बराबर करूँगा, तो R 0 हो गया। ठीक है, और R अगर 0 हो गया तो मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं देखो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पर और चेक करूँगा कि क्या मुझे ऐसे P पेयर्स मिल पा रहे हैं या P से ज़्यादा जिनका मिनिमम डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो << ये मिड होना चाहिए। देख लेते हैं, ये तो 0 है, विच इज़ << मिड, विच इज़ फाइन। चलो एक मिल गया ऐसा पेयर। अब इनको देखते, देखो आई यहाँ पर है अभी, है ना, यहाँ पर आई था, इसके इससे पेयरिंग हो गया तो आई यहाँ पर आ गया, 3 - 2 1 आ गया ना, 1 आ गया, विच इज़ नॉट <0, तो यहाँ पर काट दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 को हम नहीं ले सकते, तो देख लेते हैं ना आई का इससे पेयरिंग हो सकता है क्या। तो इस बार आई को देखो 1 ही बढ़ाया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखो पेयरिंग बन गई थी, इसीलिए आई को 2 बढ़ा के आई को यहाँ ले आया था, है ना। अब यहाँ पर पेयरिंग नहीं बनी तो 2 को डिस्कार्ड करके आई को यहाँ ले आया, ताकि मैं 3 और 7 को चेक कर सकूँ। 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, 4 है, विच इज नॉट <0, ये भी कट गया, तो आई को सिर्फ यहाँ बढ़ाएंगे ताकि मैं चेक कर सकूँ इन दोनों का पेयर। ठीक है, तो 7 - 10 3, विच इज नॉट <0, खत्म। ठीक है, तो हमें देखो तो कितना पेयर मिला जिसका डिफरेंस मिड है, 0 है, सिर्फ एक ही मिला, लेकिन हमें चाहिए कितने थे, देख रहे हो, 2 चाहिए थे। तो उस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि मुझे डिफरेंस बढ़ाना पड़ जाएगा और बड़ी वैल्यू चाहिए होगी, तो एल को मैं मिड +1 करूँगा, आगे बड़ा वैल्यू ढूंढने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इतने छोटे वैल्यू में काम नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखो एल मेरा क्या हो गया, एल मेरा 1 हो गया, एल मेरा 1 हो गया, यहीं पर मेरा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा बाइनरी सर्च का।
क्योंकि L लेस देन इक्वल टू R तक हम बाइनरी सर्च चलाते हैं, ठीक है। और देखो मेरे रिजल्ट में क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है, 1, और यही मेरा आंसर था, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ सीखा कि कब ऐसे क्वेश्चन में हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, ठीक है। मिन मैक्स वाला क्वेश्चन होता है जनरली, और हम बाइनरी सर्च किस में लगाते हैं, आंसर में लगाते हैं, और हर आंसर पे हिट एंड ट्रायल मारते हैं। पहले तो लीनियरली हिट एंड ट्रायल मार रहे थे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 से 9 एक रेंज बांध लिया और बाइनरी सर्च लगा के ये हिट एंड ट्रायल मार रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम 4 पे मारा था, इससे मुझे आंसर मिल गया था, बट फिर भी मैंने सोचा अगर इससे आंसर मिल पा रहा तो और छोटे के तरफ जाते हैं। फिर मैंने 0 से 3 तक को चेक किया, है ना। तो इसमें मुझे 1 पे आंसर मिल गया था, है ना। तो 1 को मैंने स्टोर कर लिया था, फिर मैंने और छोटा अपना रेंज किया। तो यही होता है बाइनरी सर्च, ठीक है। तो आई होप पूरी स्टोरी आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी जब हम कोड लिखेंगे तो वहाँ पर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका कोड भी बिल्कुल सिमिलर होगा जो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराया है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब का लिंक भी दे रखा है, उसमें अगर कोड देखोगे तो बिल्कुल सेम होगा। बाइनरी सर्च का क्वेश्चन होता था, ठीक है, बाइनरी मिड निकालते थे और एक अलग फंक्शन लिख लेते थे इज़ वैलिड करके, ठीक है। इज़ वैलिड में हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर कि जितने भी काउंट मिले हैं इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू पी है तो मेरा रिजल्ट में मैं मिड को स्टोर कर लूँगा, ठीक है, और आर को और छोटे करने की कोशिश करूँगा, एल्स एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 जाऊँगा। एकदम सेम पैटर्न, कोड का स्ट्रक्चर भी सेम है एग्जैक्ट। देखो मैं यही बताता हूँ, एग्जैक्ट सेम कोड से तो नहीं बन पाएगा ऑब्वियसली, बट मैं बोल रहा हूँ कि कोड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। बाइनरी सर्च लिखा, एक इज़ वैलिड का फंक्शन लिखा, वहाँ से जो भी रिजल्ट आया उसके बेसिस पे हम एल और आर को मूव कर रहे हैं और आंसर स्टोर करते चले जा रहे हैं। तो सेम स्टोरी को अभी कोड में कन्वर्ट करते हैं और लीड कोड में इसको कोड करते हैं, और वहीं पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे। तो चलो अब इसका कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे समझा था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर n निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ओके। इसके बाद मैंने बता दिया था कि सॉर्ट करना क्यों ज़रूरी है, राइट। हमारे लिए आंसर निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ पर सॉर्ट कर लिया हमने, इंट l इज इक्वल टू 0, इंट r इज इक्वल टू सबसे बड़ा वैल्यू यानी कि n-1 पे होगा क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया है नम्स ऑफ 0, ठीक है। इंट रिज़ल्ट अभी हमने नहीं निकाला तो इंट मैक्स रख लेते हैं, ठीक है। वाइल l लेस देन इक्वल टू r, बाइनरी सर्च का एकदम सिंपल सा कोड लिखेंगे, इंट मिड इज इक्वल टू l प्लस r माइनस l बाई 2, ठीक है। इफ़ इज़ वैलिड, देखो सेम स्ट्रक्चर है फंक्शन हमारे कोड का। इससे पहले भी जो ऐसे क्वेश्चन हमने बना रखे हैं सेम कोड था। यहाँ पर इज़ वैलिड किया, वहाँ पर नम्स मिड भेज दिया, और कितने काउंट ऑफ पेयर्स हमें ढूंढने हैं, पी पे पेयर्स ढूंढने हैं, ठीक है। अगर वैलिड अगर मिल जाता है हमें पी या पी से बड़ा नंबर काउंट, पी या पी से ज़्यादा नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाते हैं तो मैं मानूंगा कि ये मेरा आंसर हो सकता है, बट मैं और छोटे की तरफ जाने की कोशिश करूँगा तो मिड माइनस 1, और अगर ऐसा नहीं है तो l इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, ये इज़ वैलिड फंक्शन लिखना है, बूलियन इज़ वैलिड वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स इंट मिड इंट पी, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब नम्स में हम इटरेट करेंगे, ठीक है, और देखते रहेंगे कि कितने ऐसे पेयर मुझे मिल रहे हैं जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू मिड है, ठीक है। और काउंट निकालते रहेंगे, काउंट ऑफ पेयर्स, कितने पेयर्स हमें मिल गए, 0, ठीक है। वाइल आई इज़ लेस देन n, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस निकालते हैं, अगर नम्स ऑफ आई, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते थे ना, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। अगर वो लेस देन इक्वल टू मिड हो जाता है तो काउंट ऑफ पेयर्स को बढ़ाएंगे कि मुझे एक ऐसा पेयर मिल चुका है, ठीक है। और पेयरिंग हो चुकी है आई और आई प्लस 1 की, तो आई को मैं 2 से बढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आई को मैं सिर्फ 1 से बढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दो, देखो हम आई प्लस 1 को भी एक्सेस कर रहे हैं, तो आई शुड भी लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, वरना आउट ऑफ बाउंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और सिंस हमारा अरे सॉर्टेड है तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं पहले आई प्लस 1 को लिख देता हूँ, नम्स ऑफ आई प्लस 1, नम्स ऑफ आई प्लस 1 माइनस नम्स ऑफ आई, क्योंकि अरे मेरा सॉर्ट करके रखा है ना हमने, इसलिए एडजेसेंट वाले को हम आराम से कंपेयर करके चेक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बस लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है कि जितने भी हमें काउंट ऑफ पेयर्स मिले हैं वो कम से ग्रेटर देन इक्वल टू पी होने चाहिए, कि कम से कम इतने पेयर्स तो मिल जाने चाहिए जिनका डिफरेंस मिड या मिड से छोटा हो, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? इसको रन करके देखते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। इट शुड बी एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बाइनरी सर्च के, ठीक है। तो देखो इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ये बाइनरी सर्च लग रहा है ना एल से आर के बीच में। मान लेते हैं एल से आर की जो दूरी है उसको एम मान लो, ठीक है। तो लॉग ऑफ एम लग जाएगा बाइनरी सर्च की वजह से, ठीक है। बट हर इटरेशन में देखो इज वैलिड कॉल कर रहे हैं, जो कि n टाइम्स चल रही है ना, ओ ऑफ n। तो लॉग ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n, है ना, n log m इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ फार बेटर देन आवर ब्रूट फोर्स लीनियर वाला अप्रोच, या तो फिर जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सारे के सारे पेयर्स निकाल रहे हो उससे फार बेटर अप्रोच है ये, ठीक है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। और जो भी मैंने सिमिलर क्वेश्चन दिए उसको ज़रूर से देखना, आपको रिलेशन समझ में आएगा, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।